साथियों, चैप्टर 80 में हमने आपसे नवम भाव के कारकत्वों के बारे में बात की थी। भावों के ये कारकत्व फल कथन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसीलिए हम डेली एक एक भाव के कारकत्व 5-7 मिनट की पोस्ट में आपको देते हैं, ताकि आप उन पर मनन करके अच्छी तरह समझ सकें और आगे आने वाली फल कथन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकें। वरना हम चाहते तो 1 घंटे की पोस्ट में सारे भावों के कारकत्व भी एक साथ लगा सकते थे, लेकिन ऐसा करना न्याय नहीं होता। जो नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो इस बात पर ध्यान दें। हम उन्हीं की सहूलियत के लिए यह एक एक भाव के कारकत्व ही रोज लगा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इन्हें बारीकी से समझ रहे होंगे। यह एक बार फिर से कह रहा हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसी तारतम्य में हम आज बात करते हैं दसम भाव के कारकत्वों की। दसम भाव को यूं तो सभी जगह कर्म भाव के नाम से जाना गया है और मुख्यतः यह कार्य व्यवसाय के लिए देखते हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय के अलावा भी इसमें असंख्य कारकत्व समाये हुए हैं, जिनमें से जो चंद महत्वपूर्ण हैं उन पर हम आपसे आज बात करेंगे। शारीरिक रूप में हम देखें तो घुटनों पर इसका प्रभाव है। घुटनों से संबंधित समस्याओं के लिए दसम भाव को देखा जाता है। राज्य, कार्य व्यवसाय, व्यापार, हवन यज्ञ अनुष्ठान, नेतृत्व करने की क्षमता, सरकार से लाभ और विदेश यात्रा और सरकारी नौकरी, यह भी इसी भाव से देखे जाते हैं। पैतृक संपत्ति, राजकीय सम्मान, राजनीति में सफलता और राज्य में कोई पद वगैरह प्राप्त कर लेने जैसे कार्य विचार भी इसी भाव से किए जाते हैं। पिता के संबंध में और राज्य सरकार के संबंध में भी इसी भाव से विचार करेंगे। कार्य की प्रवृत्ति और उदर निर्वहन हेतु किया गया कोई भी कर्म, राजकीय सम्मान और नौकरी भी इसी भाव से देखे जाएंगे। नौकरी का संबंध दसम भाव से सुनकर आप तनिक चौंक गए होंगे, क्योंकि हमने अपने पूर्व के चैप्टर्स में नौकरी को एकादश भाव का फल बताया था। तो देखिए, जिस कर्म से जातक अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो किया गया कोई भी कर्म दसम भाव का है। नौकरी भी एक कर्म है। कोई व्यापार बिजनेस का कर्म करता है, कोई नौकरी का कर्म करता है, तो इसलिए नौकरी के लिए भी दसम भाव को देखा जाता है। यानी कोई भी कर्म हो, नौकरी हो, व्यापार हो, पैतृक धंधा हो, कुछ भी हो, कर्म के रूप में उसे दसम भाव से ही देखा जाएगा। लंबी यात्राएं, यह भी दसम भाव का फल है। संतान का गोद लेना, यह भी दसम भाव का फल है। अब जैसे मामा की संतान के विषय में देखेंगे तो भी दसम भाव से ही देखना पड़ेगा। कोई भी व्यवसाय, मंत्री पद और सत्ता का विचार, यह भी दसम भाव से ही जाना जाएगा। एक विशेष बात कि पूर्व जन्म का विचार भी दसम भाव से किया जाता है। पूर्व जन्म से संबंधित, खासकर पूर्व जन्म की स्मृतियों से संबंधित एक योग आपको बताते हैं कि दशमेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो, यानी अपने भाव से छठा बैठा हो, उस जातक को पूर्व जन्म की स्मृतियां काफी समय तक याद रहती हैं। आपने कई अखबारों में देखा, सुना, पढ़ा होगा कि फला व्यक्ति या फला बच्चा अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों को बताता है कि इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है, मैं फला गांव का रहने वाला था, वहाँ ये मेरी माता है, ये पिता था, ये पत्नी, ये बच्चे। और जब उनकी तस्दीक की गई कई केसों में, तो वह सत्य पाए गए हैं। तो उन बच्चों की यदि आप कुंडलियां देखेंगे तो आपको यह योग निश्चित रूप से मिलेगा। दशमेश तृतीय भाव में बैठा होगा। इस स्थिति में जातक में पूर्व जन्म की स्मृतियां बहुत देर तक बनी रहती हैं और कभी कभी आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों को लगता है कि ये घटना तो मेरे साथ पहले हो चुकी है। तो आप पाएंगे कि जिसका भी दशमेश तृतीय भाव में बैठा है, उसके साथ यह पूर्व जन्म की स्मृतियां जुड़ी ही रहती हैं। इसके अलावा न्यायाधीश, कोर्ट से संबंधित कर्मचारी, मुकदमों में हार या जीत और वृद्धावस्था, यह दसम भाव का कारकत्व है। लोहे के कल कारखाने, समस्त सरकारी विभाग और उनके कार्यालय, पंचायत या जनपद समिति,
इत्यादि का विचार भी दसम भाव से ही किया जाता है। अब एक दूसरा योग देखिए, यदि दसम भाव के साथ पंचम भाव एक्टिव हो जाता है तो जातक आसानी से सरकारी पद पा जाता है। यदि वह छात्र है और सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है तो इस योग का उपस्थित होना उस समय में उसको यूपीएससी वगैरह में उच्च सफलता दिलवा देता है। और इसी योग में जातक चुनाव लड़ रहा हो, यानी पहले से ही राजनीति करता आ रहा हो, तो वह आसानी से चुनाव जीत जाए। और उसकी कुंडली के अन्य योग भी प्रभावकारी हैं तो वह मंत्री पद भी इसमें पा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात करके इस चैप्टर को यहीं विराम देंगे। कुंडली में दसम भाव दक्षिण दिशा को सूचित करता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, लग्न पूर्व दिशा, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा और सप्तम भाव पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा दसम भाव। यदि आप किसी भी कुंडली में देखेंगे उसमें यदि सूर्य दसम भाव में बैठा है तो दसम भाव यह दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसके विपरीत सूर्य अगर चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो यह रात्रि के 12 बजे का समय होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य चतुर्थ भाव में यानी उत्तर दिशा में है, इसका मतलब कि यह रात्रि का समय है, बिल्कुल चिर शांति, कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं कोई तपिश नहीं, इसलिए चतुर्थ भाव सुख का भाव होता। इसके विपरीत दसम भाव में सूर्य है तो यह मध्य दोपहर का समय है, जबकि सूरज बिल्कुल आग उगलता है, गर्मी प्रचंड होती है, कोई भी अपने घर से एसी कूलर छोड़कर बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। इसलिए दसम भाव दुख का है, यानी दसम भाव दुख का और पिता का, चतुर्थ भाव सुख का और माता। अब देखिए माता और सुख का क्या संबंध है, पिता और दुख का क्या संबंध। जैसे कोई बालक गलती करके घर पे आया तो माता उसको छिपा लेती है, उसकी गलती जानकर भी उसको ना तो डांटती फटकारती है और उसको अपने आंचल में छिपाकर उसकी गलतियों को छिपाने की कोशिश करती है। इसलिए माता सुख है। बच्चे गलती करके भी माँ को आकर बता देंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, यदि पिता को पता चलता है कि बच्चे ने यह गलती की है तो वह उसको छिपाने की बजाय उसको डांटेगा, फटकारेगा, एक दो चपत भी लगा सकता है, यानी दुख। इसलिए चतुर्थ भाव माता का और सुख का, इसके विपरीत दसम भाव पिता का और दुख का। हर चीज के पीछे तर्क मौजूद है। तो दसम भाव का एक फल है दुख। इसलिए चाहे कोई राजनेता हो, राज सत्ता का कितना ही बड़ा सुख भोगता हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी, और कितना ही बड़ा कोई भी कारोबार करने वाला हो, अंत में दुख उसके हिस्से में आता ही है। क्योंकि यह दसम भाव जहाँ राज सत्ता देता है, अधिकार देता है, वहीं पर प्रतिफल में दुख भी देता है। इसलिए दसम भाव को फलित करते समय यह मत भूलिए कि यह कहीं ना कहीं दुख भी दे। तो आज इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे अगले भावों के कारकत्व के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।